प्रिय छात्राओं, सत्र 2021-22 की द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम इस कक्षा में पढ़ेंगे बच्चों रीतिकाल का सामान्य परिचय। गत वर्ष प्रथम वर्ष कला में आपने आधुनिक काल का अध्ययन किया था और इस वर्ष हम पढ़ेंगे रीतिकाल का परिचय। रीतिकाल के विषय में बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि हिंदी साहित्य का लगभग 1000 वर्षों का इतिहास हमारे सम्मुख है और इस 1000 साल के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जिसे आदिकाल कहा जाता है, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। इन सभी कालों का नामकरण उस समय विशेष में जो काव्य लिखा गया उसकी विशेषताओं के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। हम द्वितीय वर्ष में रीतिकाल का अध्ययन करेंगे। रीतिकाल का समय बच्चों संवत 1600 से शुरू होता है और संवत 1700 से शुरू होता है बच्चों और 1900 विक्रमी तक रहता है। यह जो समय था, इस समय बहुत बड़ी संख्या में ऐसा साहित्य लिखा गया जो मुख्यतः दरबारों में लिखा गया और राजाओं या सामंतों की रुचियों के अनुकूल लिखा गया। बहुत सा साहित्य ऐसा भी था जिसमें साहित्यकारों ने अपने हृदय की भावनाओं की शुद्ध रूप में अभिव्यक्ति की है और कुछ साहित्य ऐसा भी था जिसमें साहित्यकार कवि संस्कृत साहित्य की रीति नीति से बड़े अच्छे तरीके से परिचित थे, लेकिन उसका थोड़ा बहुत प्रभाव ही उनके काव्य में दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से काव्यगत विशेषताओं के आधार पर उस समय में 3 प्रकार का काव्य लिखा गया, जिनमें से पहला था रीतिबद्ध साहित्य या रीतिबद्ध काव्य। रीतिबद्ध काव्य के विषय में मैं कुछ देर में बताती हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस काल का नामकरण रीतिकाल आखिर क्यों किया गया। आप भली भांति रीति शब्द के अर्थ से परिचित हैं। रीति का अर्थ है तरीका, परंपरा, किसी कार्य विशेष को करने की विशेष पद्धति। तो काव्य को भी रीतिकाल नाम इसलिए दिया गया कि इस समय बहुत बड़ी संख्या में हिंदी के कवियों ने संस्कृत साहित्य शास्त्र में काव्य लेखन की जो पद्धति, तरीका, लक्षण आदि बताए हैं, उनके अनुसार काव्य की रचना की है। अर्थात उन्होंने काव्य की रीति का, काव्य की पद्धति का अनुकरण किया है, विशेष शैली में उसे लिखा है। और जिन कवियों ने ऐसा किया, उन कवियों की दिली इच्छा थी अपने आप को संस्कृत साहित्य शास्त्र का ज्ञाता बताने की। साहित्य शास्त्र से तात्पर्य है बच्चों ऐसा शास्त्र जिसमें साहित्य रचना के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। तो ये जो कवि थे जिन्होंने मुख्य रूप से अपने आप को आचार्य, शिक्षक, ज्ञाता आदि दिखाने का प्रयास किया, इन्होंने लक्षण के साहित्य शास्त्र या काव्य शास्त्र के आधार पर काव्य रचना की है। इनका मुख्य उद्देश्य था अपने आप को आचार्य के रूप में प्रस्तुत करना। ये जो कवि थे, ये कवि कहलाए बच्चों रीतिबद्ध कवि। और इन रीतिबद्ध कवियों में केशवदास, चिंतामणि, मतीराम,
जसवंत सिंह, भिखारी दास, देव, ये सब रीतिबद्ध परंपरा के कवि कहे जाते हैं। इन्होंने पहले किसी एक काव्य के अंग के लक्षण लिखे और फिर उसके उदाहरण के रूप में अपनी रचनाएं लिखी हैं। तो यह पहला प्रकार का काव्य हुआ रीतिबद्ध काव्य। दूसरा है रीति सिद्ध काव्य। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रीति सिद्ध वह कवि हुआ जो रीतियों को अच्छी प्रकार से जानता है। अर्थात वह जानता तो है, लेकिन उसने अपने काव्य में उसका अनुकरण कितना किया है यह उसकी रुचि पर निर्भर करता है। इसने रीतिबद्ध कवियों की तरह अपने आप को लक्षण और उदाहरणों की रचना तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि रीति सिद्ध परंपरा में वे कवि आते हैं जिन्होंने रीति ग्रंथ तो नहीं लिखे, लेकिन उनकी कविता पर रीति ग्रंथों का, लक्षण ग्रंथों का, साहित्य शास्त्र का प्रभाव दिखाई पड़ता है। उन्होंने अपनी कविता में किसी न किसी अलंकार का, नायक नायिका भेद आदि के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार के कवियों में कल्पनाशीलता भी मिलती है और भावनात्मकता भी स्वच्छंद रूप में देखने को मिलती है। रीति सिद्ध कवियों में बच्चों बिहारी का नाम सबसे ऊपर लिया जा सकता है। तीसरे प्रकार के कवि इनसे भिन्न हैं। उन्होंने लक्षण ग्रंथों का सहारा नहीं लिया है। उन्होंने अपने काव्य में अपने निजी प्रेम की अभिव्यक्ति की है और इन कवियों में घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा आदि कवि गिने जाते हैं। इनकी परंपरा भी लंबी है, लेकिन मुख्य रूप से उस समय विशेष में इन कवियों के नाम लिए जाते हैं। ये तो हुए रीति से जुड़े हुए जो मुख्य काव्यधारा थी वह। इसके अलावा ध्यान देने की बात यह है कि भक्ति एक ऐसा काव्य है या ऐसी प्रवृत्ति रही है, भक्ति भी और नीति भी, जो हर युग के साहित्य में देखने को मिलती है। आदिकाल जिसका मुख्य विषय वीर रसात्मक था, उसके साहित्य में भी भक्ति देखने को मिलती है। भक्ति काल तो भक्ति परक था ही, रीति काल में भी हमें भक्ति की परंपरा दिखाई पड़ती है। इसलिए सभी कवियों में थोड़ी या बहुत मात्रा में भक्ति काव्य लिखा गया है और वे कवि जिन्होंने मुख्य रूप से भक्ति काव्य लिखा है उनमें गुरु गोविंद सिंह, संत सुंदरदास, विश्वनाथ सिंह देव आदि उल्लेखनीय हैं। कई कवि ऐसे भी रहे जिन्होंने जन सामान्य को नीतिपरक उपदेश देने की दृष्टि से काव्य की रचना की है। इनका काव्य सरस है, सरल है, उसमें नीति प्रधानता, नैतिकता की प्रधानता, उपदेशात्मकता की प्रधानता देखी जा सकती है। जैसे रहीम, वृंद, गिरिधर कवि राय, ये सारे कवि इन्हीं कवियों की श्रेणी में आते हैं। एक और उल्लेखनीय विशेषता इस युग की है जो जिसका विस्तार तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिन कवियों का भी नाम इसमें लिया जाए उनका साहित्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, और यह काव्य है वीर काव्य। अर्थात इस युग में वीर काव्य भी लिखा गया जिसमें वीर रसात्मकता, किन्हीं राजाओं की प्रशंसा आदि मिलती है। इसमें भूषण का नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। लाल, सूदन आदि कवियों की रचनाओं में भी वीर साहित्य मिल जाता है। इस प्रकार से प्रवृत्ति के आधार पर यदि हम देखें तो इस युग में जो साहित्य लिखा गया है उसमें रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त,
भक्ति परक साहित्य, नीति काव्य और वीर काव्यात्मक रचनाएं लिखी गईं। ये काव्य के विशेष विषय वस्तु थे। इसके अलावा कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जो इन सभी में देखने को मिल जाती हैं, चाहे वे रीति सिद्ध हों, रीतिबद्ध हों अथवा रीति मुक्त हों। वह विशेषता है श्रृंगार रस के प्रति इनका विशेष अनुराग। इन सभी कवियों ने अपने काव्य में काव्य का विषय श्रृंगार रस को चुना है, चाहे लक्षण उदाहरण परंपरा हो चाहे नहीं हो, विषय इनका रहा है श्रृंगार। और नायक नायिका भेद, 12 मासा का वर्णन, ऋतु वर्णन, ये इन्होंने विशेष रूप से इनकी विशेष विषय रहे हैं इन लोगों के। अब हम इन कवियों के काव्य की जो सामान्य विशेषताएं हैं उन विशेषताओं पर गौर करते हैं, जिनमें सबसे पहला है रीति ग्रंथों का निर्माण। रीति काल में अनेक कवियों में आचार्य बनने की ललक दिखाई पड़ती है, इसलिए इन कवियों ने काव्य के अंगों पर रीति ग्रंथ का निर्माण किया है। आचार्यत्व के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है वे बातें प्रायः अधिकांश कवियों में तो नहीं मिलती हैं, लेकिन उन्होंने इसका प्रयास पूरा किया है। संस्कृत के कुछ प्रमुख ग्रंथों को आधार बना करके, जैसे मम्मट का काव्य प्रकाश, जयदेव का चंद्रालोक, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, पंडित राज का साहित्य दर्पण, भामह आदि संस्कृत के आचार्यों के जो रीति ग्रंथ हैं, उन्हीं रीति ग्रंथों की से प्रभावित होकर के हिंदी में भी नखशिख वर्णन, षट ऋतु वर्णन आदि विषयों पर कई ग्रंथ लिखे गए। रस, छंद, अलंकार तथा नायक नायिका भेद निरूपण, इन सब का इनमें चित्रण मिल जाता है और विषय इनका है, रस इनका है श्रृंगार रस। रीतिकालीन कवियों की दूसरी विशेषता है बच्चों नारी चित्रण। नारी चित्रण में इनका काव्य मुख्य रूप से नारी सौंदर्य के बाहरी चित्रण पर ही रहा है, अर्थात उन्होंने उनके दैहिक सौंदर्य का वर्णन इसमें किया है। नारी के अंग प्रत्यंग की शोभा, उसका सद्य स्नाता रूप, उसके हाव भाव, विलास चेष्टाएं, मुक्त विलासिता आदि का प्रदर्शन इस युग के कवियों ने किया है। यहाँ नारी का सामाजिक या पारिवारिक पक्ष देखने को नहीं मिलता है और इस युग के साहित्य में नायिका भेद का वर्णन बड़ी संख्या में किया गया है। अगली विशेषता है प्रकृति का उद्दीपन रूप। रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया है। आप उद्दीपन का अर्थ पहले समझ लीजिए। उद्दीपन से अर्थ है ऐसी वस्तु या ऐसी स्थिति जिससे कोई रस विशेष हृदय में और मजबूत होता है, उद्दीप्त किया जाता है उसको, उसे हम कहते हैं उद्दीपन। तो प्रकृति का चित्रण भी इन्होंने उद्दीपन के रूप में किया है, अर्थात वे जिस भी भाव का वर्णन कर रहे हैं कवि, उस भाव को बढ़ाने वाले के रूप में प्रकृति का चित्रण किया गया है। नायक नायिका की मन स्थिति के अनुकूल ही प्रकृति का चित्रण देखने को मिलता है। जैसे संयोग श्रृंगार के वर्णन में प्रकृति को खुला हुआ, सुखदायी और उन्मादकारी बताया है, वहीं वियोग वर्णन में प्रकृति दुखदायी रूप में दग्ध करने वाली चित्रित हुई है। स्वतंत्र रूप से प्रकृति का वर्णन और उसके सौंदर्य का चित्रण सेनापति या बिहारी के काव्य में मिलता है, किंतु इनके अलावा कहीं भी प्रकृति का चित्रण
जैसा आधुनिक काल में मिलता है स्वतंत्र रूप में, वैसा रीतिकाल में नहीं मिलता है। षटऋतु वर्णन मिलता है, 12 मासे का भी चित्रण किया गया है, लेकिन सबका आधार उद्दीपन ही रहा है। रीतिकाल की अन्य विशेषताओं के विषय में हम इसके दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे।